तो मुगल्स या इन्वेशन ऑफ बाबर, बाबर का आक्रमण। तो प्रश्न नंबर है आपका 3061, शेरशाह के शासनकाल में चांदी के रुपए एवं तांबे के दाम में क्या संबंध था? 1:16, 1:8, 1:32, 1:64। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या है क्या चीज़। तो शेरशाह के शासनकाल में चांदी के रुपए एवं तांबे के दाम में क्या संबंध था? यानी कि शेरशाह सूरी ने क्या चलवाया था? तांबे के दाम चलवाए थे और चांदी का रुपए चलवाए थे। तो एक चांदी के रुपए में तांबे के दाम कितने आते थे? तो वो थे आपके 64। जैसे आज एक रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं, ठीक है। उसी समय में क्या था, एक चांदी का रुपए कोई लेके चला जाए दुकान पर तो उसके बदले कितने मिलते थे आपको? 64 दाम मिलते थे, है ना। तो ये होगा आपका रेशियो, एक रुपए के बदले 64 रुपये, 64 दाम। तो शेरशाह के शासनकाल में चांदी के रुपए एवं तांबे के दाम में क्या संबंध था? तो 1:64, यानी कि एक रुपए के बदले 64 दाम। अगला प्रश्न, शेरशाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपया की विनिमय दर क्या थी? 32:1, 16:1, 48:1 या 64:1? प्रश्न क्या है? शेरशाह के अंतर्गत तांबे के दाम, तो तांबे के दाम हो गए आपके 64 और चांदी के रुपए की विनिमय दर, यानी कि एक रुपए में कितने दाम थे आपके? 64 दाम थे। तो आपका ऑप्शन नंबर है इसमें डी। तो शेरशाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपए में विनिमय दर क्या थी आपकी? वह थी आपकी 64:1। अगला प्रश्न, भारत में बाबर द्वारा नवीन प्रशासनिक सुधार प्रारंभ नहीं करने के विषय में निम्नलिखित में से कौन एक गलत है? उसका 4 वर्षीय शासनकाल सुधारों के लिए कम था, काबुल में प्रशासकीय सुधारों की असफलता, वह अफगानों को सैन्य नेताओं के रूप में रखने का इच्छुक था। चौथा, भारत में उसका शासनकाल विजय के युद्धों में ही व्यतीत हुआ। तो प्रश्न आपका क्या था? भारत में बाबर द्वारा नवीन प्रशासनिक सुधार प्रारंभ नहीं करने के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत है? तो उसका 4 वर्षीय शासनकाल सुधारों के लिए कम था, या ए है आपका? तो आपका बी कौन सा है आपका? काबुल में प्रशासकीय सुधारों की असफलता। तो ये है आपका ऑप्शन। तो ये आपका गलत कथन है। तीसरा क्या है? वह अफगानों को सैन्य नेताओं के रूप में रखने का इच्छुक था, भारत में उसका शासनकाल विजय के युद्धों में ही व्यतीत हुआ था। तो प्रश्न आपका क्या था? भारत में बाबर द्वारा नवीन प्रशासनिक सुधार प्रारंभ नहीं करने के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत है? यानी गलत है कि काबुल में प्रशासनिक सुधारों की असफलता। तो ये आपका गलत कथन है। सही बात क्या थी? उसका 4 वर्षीय शासनकाल सुधारों के लिए कम था, यानी वो आक्रमण में ही लगा रहा। जब जितने भी वर्ष वो भारत में रहा, 4 वर्ष 5 वर्ष, तो वह क्या आक्रमण में ही लगा रहा है, उसको इतना समय ही नहीं मिला कि वो प्रशासनिक सुधार खोज कर सके। नंबर सी, वह अफगानों को सैन्य नेताओं के रूप में रखने का इच्छुक था, ठीक है। वो भारत में उसका शासनकाल विजय के युद्धों में ही व्यतीत हुआ था, ये बिल्कुल सही है, वह विजय में ही लगा रहा, तो इसलिए वह भारत में क्या नहीं कर पाया? प्रशासनिक सुधार नहीं कर पाया जी। अगला प्रश्न, भारत में बाबर द्वारा प्रशासन सुधार न करने के निम्नलिखित कारणों में से कौन सही नहीं है? ये प्रश्न आपका रिपीट हो गया? नहीं, प्रश्न बदल गए हैं आपके। ए, सकारात्मक महत्वपूर्ण सुधारों के लिए उसका शासनकाल अल्पावधि 4 वर्ष का था। नंबर बी, उसके द्वारा काबुल में किए गए सुधार अलोकप्रिय थे एवं वहाँ उसे इसी कारण विद्रोह का सामना करना पड़ा था। नंबर सी, अपने शासनकाल में वह भारत में विजय युद्धों में व्यस्त रहा, वह चाहता था कि अफगान क्षेत्रीय सैन्य सरदारों के रूप में चलते रहें। तो प्रश्न आपका क्या है? भारत में बाबर द्वारा प्रशासनिक सुधार न करने के निम्नलिखित कारणों में से कौन सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? वह नहीं है आपका बी, उसके द्वारा काबुल में किए गए सुधार अलोकप्रिय थे एवं वहाँ उसे इसी कारण विद्रोह का सामना करना पड़ा था। तो ये आपका गलत है ना। सही कौन कौन से है? सकारात्मक महत्वपूर्ण सुधार के लिए उसका शासनकाल अल्पावधि 4 वर्ष का था, बिल्कुल उसका शासनकाल था, उसमें वो क्या करता रहा? आक्रमण ही करता रहा, है ना। प्रत्येक वर्ष उसने युद्ध लड़ा, तो प्रशासन सुधार वो कब करेगा? तो ये बात आपकी सही थी। वो अपने शासनकाल में वह भारत में विजय युद्धों में व्यस्त रहा, ये सही बात थी आपकी। वह चाहता था कि अफगान क्षेत्रीय सैन्य सरदारों के रूप में चलते रहें, ठीक है। तो आपका बी सही नहीं है कि उसके द्वारा काबुल में किए गए सुधार अलोकप्रिय थे एवं वहाँ उसे इसी कारण विद्रोह का सामना करना पड़ा था। तो भारत में बाबर द्वारा प्रशासनिक सुधार न करने के निम्नलिखित कारणों में से कौन सा सही नहीं है? तो आपका बी आपका सही नहीं है। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित राजाओं में से किसने सैनिक संगठन में श्रेणी प्रणाली का प्रचलन किया जिसमें छोटी टुकड़ी में 50 सैनिक होते थे? हुमायूं, बाबर, शेरशाह, इस्लाम शाह। प्रश्न आपका क्या है? निम्नलिखित राजाओं में से किसने सैनिक संगठन में श्रेणी प्रणाली का प्रचलन किया जिसमें छोटी टुकड़ी में 50 सैनिक होते थे? वह किसने प्रयोग किया था? बाबर ने। अगला प्रश्न, मध्ययुगीन भारत में सर्वप्रथम रुपया नामक सिक्का किस शासक ने निर्मित किया था? यानी किसने प्रचलन किया था, किसने निर्माण कराया था? अकबर ने, हुमायूं ने, जहांगीर ने, शेरशाह ने। तो प्रश्न आपका क्या है? मध्ययुगीन भारत में सर्वप्रथम रुपया नामक सिक्का किस शासक ने निर्मित किया था? वह था आपका शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी ने दो सिक्के चलवाए थे। कौन कौन से? रुपया और दाम। दाम किसको बोला गया है? तांबे के सिक्कों को। और रुपया किसको बोला गया है? चांदी के सिक्कों को। इसने हालांकि सोने के भी सिक्के चालू किए थे, उनको असरफी कहा जाता था, सोने के सिक्कों को। अगला प्रश्न, कृषकों के कल्याण हेतु किस मध्यकालीन शासक ने पट्टा एवं कबूलियत व्यवस्था प्रारंभ की थी? फिरोज तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, शेरशाह सूरी ने, हुमायूं ने। प्रश्न क्या है? कृषकों के कल्याण हेतु किस मध्यकालीन शासक ने पट्टा एवं कबूलियत व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो वह कौन था? वह था आपका शेरशाह सूरी। इसने क्या किया था? इससे पहले क्या हो रहा था? जमींदारी प्रथा थी, यानी कि राजा ने क्या कर दिया? जमींदार को एक हिस्सा दे दिया। अब वो क्या करता था? जमींदार अपने कुछ हिस्सों को, अपनी खेती को कृषक वर्ग में बांट देता था और उनसे लगान वसूल करता था, है ना। तो इसने क्या किया था? इसने डायरेक्ट कृषकों को ही ज़मीन दे दी कि हम आपको पट्टे पे ज़मीन दे रहे हैं और आपको इतने के बदले इतना हमें लगान देना है। तो ये लिखवा लेता था कृषकों से। और इसने क्या कर दिया था? इसने जमींदारी प्रथा बीच में समाप्त कर दी थी। इसने डायरेक्ट किसानों को ही खेती दे दी थी। तो ये अच्छी काम था इसका। इसको क्या, किसानों को इससे क्या फ़ायदा मिला? क्योंकि जमींदारों के उससे टैक्स थे, वो क्या ज़्यादा लेते थे, हैं। फिर उसको राजा को भेजना, तो पहले भी अपने लिए लेते थे, फिर वो राजा को देते थे, तो वो भी कुछ बचाते थे, है ना। तो अब इनको क्या क्या सहूलियत मिल गई थी? सीधे राजा को दें। तो कृषकों के कल्याण हेतु किस मध्यकालीन शासक ने पट्टा एवं कबूलियत व्यवस्था प्रारंभ की थी? किसने की थी? शेरशाह सूरी ने। अगला प्रश्न, कृषकों की सहायता हेतु किस मध्ययुगीन शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, शेरशाह। तो कृषकों की सहायता हेतु किस मध्ययुगीन शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? वह कौन था आपका? शेरशाह सूरी। अगला प्रश्न, किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह, अकबर। तो किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? वह था आपका शेरशाह सूरी। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया? यानी कि दिल्ली सल्तनत के अंत के बाद ना फिर किसने स्वर्ण मुद्राओं का सर्वप्रथम प्रचलन किया था? तो वह कौन था? हुमायूं था, अकबर था, शाहजहां था या शेरशाह था? तो प्रश्न आपका क्या है? दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया था? तो वह कौन था? वह था आपका शेरशाह सूरी। ऑप्शन नंबर डी। तो दिल्ली सल्तनत के बाद कौन सा राजा था जिसने सोने के सिक्के चलाए या स्वर्ण मुद्राएं सर्वप्रथम प्रचलन किया? वह कौन था? आपका शेरशाह सूरी। अगला प्रश्न, शेरशाह को दफनाया गया था सासाराम में, कलिंजर में, जौनपुर में, पटना में। तो सासाराम को कहाँ दफनाया गया था? शेरशाह को कहाँ दफनाया गया था? सासाराम में। तो सासाराम का मकबरा किसने बनवाया था? तो वो शेरशाह सूरी ने ही बने जीवित रहते बनवा लिया था, क्योंकि जब हमारी मृत्यु हो जाएगी तो हम इसी जगह अपनी कब्र बनवाएंगे। तो शेरशाह पहला वो शासक था जिसने अपने जीवित रहते ही मकबरे का निर्माण करवा लिया था। किसने? शेरशाह सूरी ने। तो शेरशाह को कहाँ दफनाया गया था? सासाराम में। तो सासाराम आपका कहाँ था? बंगाल में, यूपी में, बिहार में, दिल्ली में। तो सासाराम आपका कहाँ है? वह आपका बिहार में। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी कलिंजर में, आगरा में, रोहतास में, सासाराम में। तो शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? और वो हुई थी आपकी कालिंजर में। तो कालिंजर का जब युद्ध चल रहा था तो क्या कर रहा है? जब चढ़ाई चढ़ते समय या इसके ऊपर क्या गोला गिर जाता है,
है ना। तो गोले के साथ ही इसकी मृत्यु हो जाती है। तो शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी कालंजर के समय, कालंजर में। अगला प्रश्न, शुद्ध चांदी के रुपए का आविष्कार किसने किया था? शेरशाह ने, अकबर ने, जहांगीर ने, औरंगजेब ने। इससे पहले क्या है, मिक्स धातुओं का सिक्के प्रचलन में थे। तांबा भी उसमें मिक्स था, चांदी भी मिक्स थी, उसमें कांसा भी मिक्स था, है ना। तो शेरशाह सूरी ने क्या किया था, मिक्स प्रणाली को बंद करके शुद्ध प्रणाली बनाई थी। यानी कि तांबे के सिक्के क्या कहलाए, दाम कहलाए हैं, चांदी के सिक्के क्या कहलाए, रुपया कहलाए हैं। तो इसलिए क्या हुआ था, शुद्ध चांदी के रुपए का आविष्कार किसने किया था? वह किया था आपका शेरशाह सूरी ने। अगला प्रश्न, चांदी का सिक्का रुपया किसने शुरू किया था? शेरशाह ने, अकबर ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, बख्तियार खिलजी ने। तो चांदी का सिक्का रुपया किसने शुरू किया था? वह किया था आपका शेरशाह सूरी ने। अगला प्रश्न, शेरशाह के शासनकाल में काजी फजीलत कौन था? अफगान साम्राज्य का प्रमुख काजी, बंगाल का काजी, बंगाल का प्रांतपति, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न क्या था आपका, शेरशाह के शासनकाल में काजी फजीलत कौन था? तो वह था आपका बंगाल का प्रांतपति, ऑप्शन नंबर सी। तो शेरशाह के शासनकाल में काजी फजीलत कौन था? बंगाल का प्रांतपति। अगला प्रश्न, मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता, इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबंध करेंगे? मोहम्मद तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह, औरंगजेब। यानी किस शासक ने कहा है कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता? तो इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबंध करेंगे? वह था आपका शेरशाह सूरी। किसके संबंध में शेरशाह सूरी ने कहा? राजस्थान के राजपूत शासकों के संबंध में। यानी कि राजस्थान के राजपूत शासकों से युद्ध लड़ा था। इसने क्या कहा था कि वो वास्तव में पराक्रमी थे राजस्थान के राजपूत शासक। तो इसने क्या कहा था, मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में, यानी कि एक छोटे से टुकड़े के लिए हमने पूरा साम्राज्य खो दिया होता, है ना। तो ये किसका कथन है? शेरशाह सूरी का। अगला प्रश्न, मेहदेवी आंदोलन के अगुवाई कर रहे शेख अब्दुल्ला नियाजी और शेख अलाई का उत्पीड़न निम्नलिखित के शासनकाल में हुआ था? किसके शासनकाल में हुआ था? आदिल शाह सूरी, शेरशाह सूरी, इस्लाम शाह सूरी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न क्या है, मेहदेवी आंदोलन की अगुवाई कर रहे शेख अब्दुल्ला नियाजी और शेख अलाई का उत्पीड़न निम्नलिखित के शासनकाल में हुआ था। यानी कि जब मुस्लिम संप्रदाय चल रहा था, जब भारत में मुगल वंश की स्थापना हो चुकी थी, तब क्या कर रहा था ये अब्दुल्ला नियाजी और शेख अलाई मेहदवी आंदोलन, यानी मेहदवी संप्रदाय में लोगों को जागरूक कर रहे थे कि आप इस संप्रदाय से जुड़िए। किससे संप्रदाय से? मेहदवी संप्रदाय से। तो उत्पीड़न किसके समय में हुआ था? फिर इस्लाम शाह सूरी ने क्या कर दिया था, उनको दंड दिया था, उनको पिटवा दिया था। एक की मृत्यु हो जाती है और एक बच निकलता है, यानी कि उसकी ज़्यादा घाव आती है, फिर वो जनता में छोड़ देते थे। लेकिन जनता लोग क्या करते हैं, उनको दया आ जाती है और फूलों की वर्षा करते रहते हैं, इसलिए वो ठीक हो जाता है। तो मेहदवी आंदोलन के अगुवाई कर रहे शेख अब्दुल्ला नियाजी और शेख अलाई का उत्पीड़न निम्नलिखित शासनकाल में हुआ था? इस्लाम शाह सूरी। तो अब्दुल्ला नियाजी की तो मृत्यु हो जाती है और शेख अलाई आपके बचे आते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण शेरशाह ने करवाया था? जौनपुर की अतला मस्जिद, दिल्ली का किला कोहना मस्जिद, गौर की बड़ा सोना मस्जिद, दिल्ली की कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद। तो प्रश्न आपका क्या है, निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण शेरशाह ने करवाया था? तो कौन सा स्मारक था? वह था आपका दिल्ली किला कोहना मस्जिद। तो पुरानी जो किला है दिल्ली का, उसमें इसने मस्जिद का निर्माण करवाया था। कौन सी मस्जिद थी? एक कोहना मस्जिद। तो काफ़ी प्रसिद्ध मस्जिद है वो, मस्जिद है, ठीक है। तो दिल्ली की किला कोहना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में से कौन एक उच्च शिक्षित था? अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, इब्राहिम लोदी, शेरशाह सूरी। तो प्रश्न आपका क्या था, निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में से कौन एक उच्च शिक्षित यानी कि सर्वाधिक शिक्षित था? वह कौन था? वह था आपका शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी सब राजाओं में, मध्यकालीन शासकों में सबसे उच्च शिक्षा प्राप्त था। फारसी, है ना, तुर्की, उस सब भाषाओं को से ज्ञान था। अगला प्रश्न,
3 एक। शेरशाह ने सरायों में रुकने वाले हिंदू यात्रियों को बिस्तर और भोजन उपलब्ध कराने के लिए किन्हें नियुक्त किया था? मुसलमानों को, अफगान मुसलमानों को, ब्राह्मणों को, निम्न जाति हिंदुओं को। तो प्रश्न क्या था? शेरशाह ने सरायों में रुकने वाले हिंदू यात्रियों को बिस्तर और भोजन उपलब्ध कराने के लिए किन्हें नियुक्त किया था? तो सरायों या सराय क्या थी? यह मध्यकालीन में क्या डाक ले जाते थे, हिंदू या मुस्लिम, तो उनके लिए अलग अलग उसने क्या कराई थी? सरायों का रुकने के लिए सराय उपलब्ध निर्माण करवाया था, किसी सरायों का। तो इसमें जो डाक वाले यात्री रुकते थे, जो हिंदू थे, तो उनकी देखभाल के लिए किसको नियुक्त किया था? ब्राह्मणों को, और मुस्लिमों को तो मुस्लिमों को। तो सरायों में रुकने वाले हिंदू यात्रियों को बिस्तर और भोजन उपलब्ध कराने के लिए किन्हें नियुक्त किया गया था? ब्राह्मणों को। अगला प्रश्न, शेरशाह सूरी के बारे में कौन सा कथन सत्य है? वह एक पक्का मुसलमान था किंतु धर्मांध नहीं था। वह एक धर्मांध मुसलमान था। वह पक्का मुसलमान था और हिंदुओं से दुर्व्यवहार करता था। वह दूसरे धर्मों के प्रति सहिष्णु नहीं था। तो प्रश्न आपका क्या है? शेरशाह सूरी के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? वह एक पक्का मुसलमान था किंतु धर्मांध नहीं था, ये है उसमें, है ना। तो शेरशाह सूरी के बारे में कौन सा कथन सत्य है? वह एक पक्का मुसलमान था किंतु धर्मांध नहीं था। अगला प्रश्न, शेरशाह के समय निर्मित सराय निम्नलिखित में से किस काम में नहीं आती थी? यात्रियों के लिए, डाक चौकी के लिए, अधिकारियों के लिए, शास्त्रागार के लिए। तो प्रश्न क्या है? शेरशाह के समय निर्मित सराय निम्नलिखित में से किस काम में नहीं आती थी? यानी किस काम में नहीं आती थी? वह नहीं आती थी शास्त्रागार के लिए, यानी कि वो यात्री उसमें रुक सकते थे। डाक चौकी, यानी कि जो डाकिये थे किसमें? शेरशाह के समय, है ना, तो वो उसमें रुक सकते थे। अधिकारियों के लिए भी, अधिकारी वगैरह यात्रा करते थे तो वो सराय में रुक सकते थे, लेकिन शास्त्रागार का उसमें कोई संबंध नहीं था। तो शेरशाह के समय निर्मित सराय निम्नलिखित में से किस काम में नहीं आती थी? शास्त्रागार के लिए। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? अकबर का दाम अनुपात में उसके चांदी के रुपए का 1/40वां भाग था। शेरशाह ने चांदी का रुपया प्रचलित किया। अकबर की इमारतों में लाल पत्थर का भरपूर प्रयोग मिलता है। मूल बाबरनामा फारसी में लिखा गया था। तो प्रश्न आपका क्या है? निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपको बताना इसमें कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपका कथन सही है, अकबर का दाम अनुपात में उसके चांदी के रुपए का 1/40वां भाग था। ठीक है, तो चांदी का 1 रुपये और दाम 40 रुपये। तो शेरशाह ने चांदी का रुपया प्रचलित किया था, ये सही बात आपकी। अकबर की इमारतों में लाल पत्थर का भरपूर प्रयोग मिलता है, ये भी सही है। लेकिन मूल बाबरनामा फारसी में नहीं लिखी गई थी। किस में लिखी गई थी? ये तुर्की भाषा में लिखी गई थी। तो मूल बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई थी? आपकी तुर्की भाषा में। तो ये आपका ऑप्शन नंबर होता है डी गलत। अगला प्रश्न, शेरशाह के अंतर्गत गुप्तचर विभाग का शीर्ष अधिकारी कौन था? बरीद मुमालिक, आरज मुमालिक, दबीर खास, सिकदार सिकदारन। प्रश्न क्या है? शेरशाह के अंतर्गत गुप्तचर विभाग का शीर्ष अधिकारी कौन था? तो शीर्ष अधिकारी था आपका बरीद मुमालिक। तो प्रश्न आपका क्या था? शेरशाह के अंतर्गत गुप्तचर विभाग का शीर्ष अधिकारी कौन था? तो वह था बरीद मुमालिक। अगला प्रश्न, किस शासक को ग्रैंड ट्रंक रोड के निर्माण का श्रेय दिया जाता है? कृष्णदेवराय को, बाबर को, जहांगीर को, शेरशाह सूरी को। तो कौन सा शासक था जिसे ग्रैंड ट्रंक रोड को निर्माण का श्रेय दिया जाता है? किसने बनवाई थी ग्रैंड ट्रंक रोड? तो वह किसने बनवाई थी? शेरशाह सूरी ने। प्रसिद्ध रोड है मध्यकालीन भारत की। तो किस शासक को ग्रैंड ट्रंक रोड के निर्माण का श्रेय दिया जाता है? आज भी प्रसिद्ध रोड है ना ग्रैंड ट्रंक रोड, तो वो आपकी शेरशाह सूरी।